बड़े अफसोस की बात है महेश जी। देखिए, आपने बड़ा एक वाजिब सवाल उठाया। आप देखिए कि स्पीकर को, बिरला को नहीं पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं। ये तो उस पे लगा होता है वेबसाइट पे। चीफ जस्टिस जिन्होंने नाम सजेस्ट किए, उनको नहीं पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं। एक बात जो सारी दुनिया को पता थी, जो वेबसाइट पे है, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ये कोई ऑर्डिनरी स्लिप नहीं है महेश जी। आई एम वेरी क्लियर। लेट देम कॉल मी, आई कैन प्रूव। बिरला को भी पता था, चीफ जस्टिस को भी पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं, तो उसको क्यों लगाया गया और कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। ये सब मिले हुए हैं। स्ट्रेटजी यही है कि किसी तरह से तारीख पे तारीख करके इसको आगे बढ़ाते जाओ। इससे एक और बात साबित होती है, खाली ये बात नहीं कि चीफ जस्टिस और स्पीकर मिले हुए हैं। इससे ये भी साबित होता है कि इनसे ऊपर की कोई ताकत, चीफ जस्टिस और स्पीकर से ऊपर की कोई ताकत, वो कौन कौन सी ताकत होती है? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट तो नहीं होते, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सरकार होती है, जो भी होता है, ऊपर की कोई ताकत इनको बचा रही है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा जी, जो कि इस समय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन हमारे साथ चर्चा के लिए न्यूयॉर्क से सीधा जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार सचिव रह चुके हैं। निचली अदालत, जो हमारी जिला अदालतें बोली जाती हैं दिल्ली के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोली जाती हैं, उसके अंदर भी जो है बार के 3 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अशोक जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं न्यूयॉर्क से, और हमारे दर्शकों की भी मांग रहती है कि अशोक जी को लाया कीजिए। उसकी वजह यह है कि आप जो है बहुत अच्छा दर्शकों को बांध के रखते हैं, प्रवचन भी देते हैं, कविताएं भी सुनाते हैं, लीगल बातें भी करते हैं और टांग भी खींच लेते हैं जी। तो सभी कुछ कहा जाए कि अब कपिल देव है सर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर, सबसे पहला सर इशू ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा, जिन्हें बाद में ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद, उनके घर से नोटों की बोरियां भरकर जो नोट थे, जिसमें फिर आग लगी थी और वो मामला काफी उछला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ने भी कहा कि हाँ जो है इसमें इनकी ये अनियमितता है, गड़बड़ी है, उनको क्लीन चिट कमेटी ने नहीं दी थी और महाभियोग के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। अब लोक महाभियोग की जो कार्रवाई चली है, तो लोकसभा अध्यक्ष ने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस अरविंद कुमार, और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे बीवी आचार्य जी। अब इसमें यह हुआ है कि जो 3 कमेटी है 3 लोगों की, उसमें से एक नाम जो रिप्लेस किया गया है, उनकी जगह जो है जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, उनकी जगह बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, उनको लाया गया है। उसकी वजह बताई जा रही है कि जो पहली कमेटी थी, उसमें जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो काफी जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो कमेटी का जो है कार्यकाल जो है आगे तक बढ़ेगा। इस वजह से जो है जज के एक मेंबर को चेंज किया जा रहा है। सर, सवाल ये है कि इनको ये 6 मार्च को जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होना, ये पहले से लिखा हुआ होता है सबके पास, और सबको ये भी पता है कि जब जांच शुरू होती है और जांच के बीच में जब अगर दूसरे जज आते हैं, जैसे कि हम एक आम भाषा में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल देते हैं, तो जांच पूरी गड़बड़ा जाती है। पहले वाले ने क्या करा, उनकी अपनी क्या सोच थी और आगे क्या चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात है वो आगे क्या चाह रहे थे। अब जो नए सदस्य उनकी जगह रिप्लेस किए जाते हैं, उनको ये बातें नहीं पता होती हैं। और ये बात लोकसभा अध्यक्ष को भी पता थी कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो 6 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, या तो कहते कि 6 मार्च तक आप जो अपनी जांच पूरी करके दे, ताकि हम महाभियोग को आगे बढ़ाएं। और बात भी ठीक है कि कितना लंबा महाभियोग को खींचेंगे, पता चला इतने में तो जस्टिस वर्मा की रिटायरमेंट की डेट ही आ जाएगी। तो सर, इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं सर? बड़े अफसोस की बात है महेश जी। देखिए, आपने बड़ा एक वाजिब सवाल उठाया। आप देखिए कि स्पीकर को, बिरला को नहीं पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं। ये तो उस पे लगा होता है वेबसाइट पे। चीफ जस्टिस जिन्होंने नाम सजेस्ट किए, उनको नहीं पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं। एक बात जो सारी दुनिया को पता थी, जो वेबसाइट पे है, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? ये कोई ऑर्डिनरी स्लिप नहीं है महेश जी। आई एम वेरी क्लियर। लेट देम कॉल मी, आई कैन प्रूव। बिरला को भी पता था, चीफ जस्टिस को भी पता था कि ये रिटायर होने वाले हैं, तो उसको क्यों लगाया गया और कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई?
इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। स्ट्रेटजी यही है कि किसी तरह से तारीख पे तारीख करके इसको आगे बढ़ाते जाओ। इससे एक और बात साबित होती है, खाली ये बात नहीं कि चीफ जस्टिस और स्पीकर मिले हुए हैं, इससे ये भी साबित होता है कि इनसे ऊपर की कोई ताकत, चीफ जस्टिस और स्पीकर से ऊपर की कोई ताकत, वो कौन सी ताकत होती है? प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट तो नहीं होते, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सरकार होती है, जो भी होता है, ऊपर की कोई ताकत इनको बचा रही है। जो स्पीकर और चीफ जस्टिस से भी पावरफुल है, वही तो स्पीकर और चीफ जस्टिस को कह सकता है कि यार कुछ ऐसा कर दो, जो हम कहते थे कि जो हम दिल्ली की भाषा में कि रायता पिला दो यार, रायता पिला दो। ये इन्होंने रायता पिला दिया कि ये रिटायर होगा, इसको हम चेंज कर देंगे, फिर नया लाएंगे, फिर देखेंगे कैसे डिले करनी है। एक तो ये मिलीभगत है सबकी। दूसरा, इससे ये भी साबित होता है कि यशवंत वर्मा को बचाने में भी तो ताकत जो लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? इसका मतलब यशवंत वर्मा किसी और ताकत के लिए भी काम कर रहे थे। वो जो पैसा सारा मिला था, वो सारा यशवंत वर्मा का नहीं था। हो सकता है उनका कुछ हिस्सा हो उसमें, लेकिन वो एक्चुअल में करप्शन में somebody higher than वर्मा was involved। वर्मा से कोई बड़े लोग उसमें, उस हमाम में मैं नहीं कहता, हमाम में तो सभी नंगे होते हैं, उस बाजार में नंगे हैं। हमाम तो वो होता है जो बंद कमरे में होता है, हमाम बंद कमरे में होता है। बाथरूम जो होते हैं वो तो बंद कमरे में होते हैं ना, जो हम कहते हैं हमाम में नंगे हैं। ये तो बाजार में नंगे हैं। ये बाजार में नंगे कौन कौन है, ये सामने है एज गुड एज मैथमेटिक्स की कोई बंदा चीफ जस्टिस और स्पीकर से, बिरला से ज्यादा पावरफुल इसमें इंटरेस्ट ले रहा है उसको बचाने के लिए। और इससे यह भी साबित होता है कि उस माल में भी उस व्यक्ति का, उस संस्था का पूरा पूरा हिस्सा था। आप देख लीजिए, अगर स्पीकर की ये हालत है, जुडिशरी की ये हालत है, तो फिर तो क्या होगा देश का? आप देख ही रहे हैं कि गरीबी रेखा में आप सबसे नीचे हैं। आप डंकापति बन के कह दीजिए मेरी इकोनॉमी 3 नंबर पे आ गई, 4 पे आ गई, 1 पे भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो जो कबीर कहते थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगर आम आदमी जो एक पायदान पे है गरीबी रेखा के, तो आपकी इकोनॉमी 13 नंबर पे हो, 5 पे हो, 4 पे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये सोचना चाहिए। संविधान की जब हम बात करते हैं महेश जी, सुप्रीम कोर्ट की या पार्लियामेंट की, तो हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान में क्या है? संविधान में सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल। ये जो आखिरी लाइन में जो आखिरी बंदा है उसके तक जस्टिस पहुंचना चाहिए। वो कब पहुंचेगा? जब ये हेरा फेरियां बंद करेंगे, ईमानदारी से देश को चलाएंगे, ईमानदारी से जुडिशरी को चलाएंगे, तब होगा। स्पीकर ईमानदारी से चलाएंगे उसकी तो हम अब उम्मीद ही बंद कर दी है। स्पीकर तो ईमानदारी से चला ही नहीं सकते। उनका चेहरा ही बताता है कि जब कोई सरकारी आदमी बोलता है तो कैसे ऐसे करके सुनते हैं बड़े ध्यान से। उनका तो फेस, मैं एक्टर भी हूं छोटा सा, उनका तो फेस ही बता देता है सरकारी आदमी को ऐसे सुनते हैं बड़े ध्यान से। और कोई दूसरा बोले ये कैसे बोल रहे, तो उनके चेहरे एक्सपोज कर रहे हैं उनको। आईना जो है झूठ बोलता ही नहीं कहते, चाहे शीशे में फ्रेम, शीशे के फ्रेम में रख दो, तो वो तो आईना तो झूठ नहीं बोलता है। वो बिरला का आईना तो सारी दुनिया ने देख लिया कि कितने गिर गए हैं वो, और आप उनको भारत का प्रतिनिधि बना के भेज रहे हो बांग्लादेश, गिरे हुए इंसान को। तो यही है महेश जी कि जब तक ईमानदारी से नहीं होगा काम, जो बाबा साहब कहते थे कि संविधान में जो मर्जी लिखा है नहीं लिखा है, अगर संविधान को अच्छे लोग चलाएंगे तो देश का फायदा होगा। इसी संविधान को अगर बुरे लोग चलाएंगे तो अब बुरे तो क्या, अब तो कई लोग तो गुंडे लोग आ गए। अब कौन गुंडे हैं मुझे नहीं पता, लोग जनता को पता है, अपने आप अंदाजे लगाएं। संविधान को अच्छे लोग चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, बुरे लोग चलाएंगे तो वो देश का यही हो रहा है हश्र, यही होता जाएगा। तो सबको सन्मति दे भगवान, हम तो यही कहेंगे। फिर बार बार जो भगवान है भी कि नहीं, अब तो हमें भी शक होने लगा कि अगर जब यही हाल हो रहा है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है और अमीर आदमियों का जो मर्जी फैसला हो जाता है, तो चलिए उम्मीद पे दुनिया सर कायम इसके है, अंदर हम भी ये कायम है। बताइएगा सर, आप एक लीगल पहलू कि जो पहले कमेटी बनी हुई है उसमें जो मेंबर चेंज होंगे, क्योंकि 6 मार्च को रिटायर होना था, तो
एक मेंबर चेंज किया जा रहा है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लाए जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जगह पर। तो जांच सर किस प्रकार से प्रभावित होती है, क्योंकि पहले क्या दायरा था, पहले जांच क्या किस ओर बढ़ रही थी, या वो जो है पुराने वाले मेंबर हैं वो क्या चाह रहे थे भविष्य में और आगे क्या चाहना चाह रहे थे, तो ये सब चीजें तो सर होचपोच हो जाती है ना सर। तो अब जो नए मेंबर इसमें आएंगे तो आप इसको क्या मानते हैं सर, जांच प्रभावित होती है या नहीं? 100% होती है जांच प्रभावित। का जांच होने ही नहीं देना चाहते, रायता फैला रहे हैं। ये तो जांच में ये इंटरेस्टेड नहीं है। महेश जी, आपने देखा, मेरे को वो जस्टिस बारी बार बार याद आ जाते हैं। जस्टिस बारी थे, जस्टिस जसपाल थे, जस्टिस वो अपने रामामूर्ति थे। वो मतलब वो फैसले 1 घंटे में कच्ची पेशियां खत्म करके कहते लाओ रेगुलर मैटर ले आओ मेरे पास, और उसी को दूसरे जज 5 बजे तक लेके सुन रहे हैं पंचायत बना के। तो ये जांच अगर ठीक से हो तो हफ्ते में हो सकती है। आप लाइए, मेरे को लगाइए, मैं हफ्ते में आपको करके दिखा दूं सारी जांच, सारे अफसर सबको एग्जामिन कर, एक हफ्ते में जांच। जिनके भी आपने बयान लेने हैं, जो भी कुछ पूछना है, उनको नोटिस दें, बुलाए, तुरंत लाइन लगा दें। अरे एक हफ्ता तो ज्यादा बता रहा हूं मैं। आप दिन में 50-50 मुकदमे डिसाइड कर देते हो, तो ये एक मुकदमा हफ्ते में नहीं डिसाइड कर सकते। यस, बिल्कुल ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट के जज आप बैठे दिन में 50 मुकदमे, 12 बजे तक छुट्टी कर देते हो, अपना चलिए घर चलते हैं। 50 मुकदमे 12 साढ़े 12 तक खत्म कर देते हो 2 घंटे में। एक मुकदमा आप हफ्ते में डिसाइड नहीं कर सकते। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। क्योंकि वहां विल नहीं है, विल रायता फैलाने की है। मैं बार बार, विल यही है कि लंबा करो। वो किसी महामानव पता नहीं किसका ऑर्डर होगा, लंबा करो जी, बस उसको कह दिया बेटा चिंता मत कर, तू लंबा करो, कभी सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, कभी ये करो। तो जिसके घर 50 रुपए जिससे मिले थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा सेटिसाइड नहीं की कि हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है अगेंस्ट करप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी गिराबान में झांके ना। 50 रुपए पे तो उसको कह रहे हो कि सख्त मैसेज देना है। जिसके घर बोरियों भरे हुए नोट मिले हैं, उस पे आप रायता फैला रहे हो। फिर कहते हो हम इंसाफ करेंगे। इंसाफ करने की नीयत ही नहीं है आपकी। आप इंसाफ कर ही नहीं सकते हो। बिना अच्छी नीयत के इंसाफ हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जो कबीर कहते थे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, तो पोथी पढ़ के तो आप पंडित नहीं बनोगे। पंडित से मेरी मुराद है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। उसका मतलब पंडित का मतलब पूजा कराने वाला नहीं खाली। वो कह रहे थे कि बुद्धिजीवी तभी बनोगे, कबीर साहब कहते थे, अकल तभी आएगी जब आपकी नीयत ठीक होगी। जब प्रेम से मतलब जब आपको ईमानदारी से काम करोगे। आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो। ये बेसिक रूल है महेश जी। मन, बुद्धि और शरीर, अगर जब तक आपकी आत्मा और मन और शरीर तीनों अलाइन नहीं होते, तब तक इंसाफ नहीं होता। तो तीनों अलाइन होनी चाहिए, खाली बुद्धि और शरीर नहीं। सोल भी, आत्मा जो आपकी प्योर सोल जिसको आप कहते हो, जब तक आत्मा भी उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, उस थॉट के साथ, तब तक इंसाफ नहीं होगा। रायता फैलता जाएगा, वर्मा जी मौज करते जाएंगे। बोरी भरे जितने मर्जी नोट नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है, मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।